हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक यानी फिजिक्स का। पीछे की आपने 3 वीडियो हमारी फिजिक्स में कंप्लीट कर ली होंगे, तो आज हम तीसरी वीडियो पर आए हैं। तो आपको सीखना होगा। जैसे पहली वीडियो आपने कंप्लीट कर ली होगी, अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो कंप्लीट नहीं की है तो ये वीडियो स्किप करके और आप इसके पहले पहली 2 वीडियो क्लियर करके आए, इसी के आगे सब बातें आपको समझ में आएगी। तो देखते हैं, कल हमने यहाँ तक देख लिया था कि मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कल हमने बता दिया था। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। यानी अगर मनुष्य अगर मान लो 1.5 मीटर 2 मीटर का है मनुष्य, तो दर्पण की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। मनुष्य मान लो 5 फुट का है तो दर्पण कितना होना चाहिए? 2.5 फुट का होना चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं उसके आगे की चीजें। जैसे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण। क्या देखने वाले हैं? गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, समझना ध्यान से। गोलीय दर्पण, सबसे पहले हम एक बात समझ लें कि दर्पण क्या होता है। दर्पण कुछ नहीं, एक कांच का एक प्लेट होती है, कांच होती है, उसके एक तल पर कलई होती है और दूसरा तल परावर्तक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नाम अगर आपसे पूछे कोई कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखेंगे कि दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दर्पण हमारे होते हैं? 2 प्रकार के। यानी दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्पण हमारा समतल दर्पण होता है। कौन होता है? एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। यानी दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, क्योंकि समतल दर्पण एक कांच की प्लेट होती है जिसके एक तल पर कलई होती है, दूसरा तल अपने आप परावर्तक बन जाता है। उस दर्पण का हम नाम देते हैं समतल दर्पण। क्या नाम देते हैं? समतल दर्पण। अब हम देखने वाले, हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण। अंग्रेजी बोले तो स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना अंग्रेजी में? स्फेरिकल मिरर पढ़ना। देखें, समझना ध्यान से। क्या होता है गोलीय दर्पण? दर्पण बस वही, एक तल पर कलई हो और दूसरा तल परावर्तक हो। देखें गोलीय दर्पण क्या होता है। यानी गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का काटा हुआ एक भाग होता है। यानी गोलीय दर्पण जो होता है, कांच के खोखले गोले से काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई होती है। जिसके एक तल पर पारे की कलई लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। समझना ध्यान से। गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का काटा एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई लाल ऑक्साइड का पेंट होता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। दूसरा तल क्या होता है? परावर्तक होता है। और याद रखना, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यानी गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम हम देते हैं उत्तल दर्पण और एक का नाम देते हैं हम अवतल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक का नाम उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा अवतल दर्पण होता है। यानी एक चीज तो आप समझ गए, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण गोले से काटे जाते हैं। किससे काटे जाते हैं? दोनों दर्पण हमारे गोले से काटे जाते हैं। समझना ध्यान से। जैसे मान लो कोई गोला है, समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो कोई गोला है, तो उससे कैसे हम दर्पण काट सकते हैं, समझना। जैसे मान लो ये कोई एक गोला है, समझना। जैसे मान लो ये कोई गोला है, तो इससे हम दर्पण 2 प्रकार से काट सकते हैं। या हम क्या करें, दर्पण को इतना काट लें। ऐसे करके जब हमने दर्पण काट लिया, तो इसमें हम कलई 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो कलई हम इसमें बाहर की तरफ कर दें। क्या कर दें? कलई बाहर की तरफ कर दें, तो एक प्रकार का दर्पण ये हमारा बन गया, है ना। तो हमारा एक प्रकार का दर्पण बन गया। या तो कलई हम इसमें अंदर की तरफ कर दे। कहां कर दे? अंदर की तरफ, तो हमारा एक ये दर्पण बन गया। यानी इस आधार पर हमारे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कलई हम बाहर की तरफ कर सकते हैं और एक कलई हम अंदर की ओर कर सकते हैं। समझना नहीं। तो इस आधार पर हमारे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम हमने दिया उत्तल दर्पण, दूसरे का नाम हमने क्या दिया, अवतल दर्पण नाम दिया। क्या नाम दिया, दूसरे का अवतल दर्पण नाम दिया। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, समझना ध्यान से। उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण समझना ध्यान से कि एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग जिस पे एक तरफ, सुनना ध्यान से, जिसके उभरे हुए तल पर कलई हो, अंदर वाला तल परावर्तक। देखना ध्यान से, यानी अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण भी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण भी कांच के खोखले गोले का काटा भाग होता है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तन दबे हुए सतह से तथा गोले के भीतरी तल परावर्तक होता है। समझना है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन कहां से होता है, दबे हुए सतह से। अगर परावर्तन दबे हुए सतह से हो गया तो कलई कहां होगी, उभरे हुए तल। तो सीधे बोल सकते हैं अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा दबी हुई सतह से परावर्तन होता है, वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। तो देखो पहचान के बताओ, इसमें उभरे हुए तल पर कलई है और दबी हुई सतह से परावर्तन है, तो इस दर्पण का हम नाम क्या लिखेंगे, इस दर्पण का नाम हम इस आधार पर लिख देंगे कि इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण है। क्या नाम है, अवतल दर्पण। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। बात ऐसे समझो, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है और कलई दबी हुई सतह पर होती है। बात समझना, यानी अगर परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है और दबी हुई सतह पर कलई है तो वो दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। कौन, देखो इसमें उभरा हुआ तल ये है, दबा हुआ सतह ये है, तो देखो परावर्तन किधर, ये वाला तल तो इधर परावर्तन हो रहा है, तो ये वाला तल कहलाएगा परावर्तक तल। क्या कहलाएगा, परावर्तक तल। और ये कलई किया गया है तो ये वाला क्या कहलाएगा, कलई किया गया तल। कलई किया गया तल, यानी अवतल दर्पण वह दर्पण है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें उभरे हुए तल से परावर्तन होता है तथा दबी हुई सतह पर कलई होती है, वो दर्पण आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इन गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इन गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ने के लिए हमें दर्पण का बिल्कुल ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। जैसे हमने तुम्हें दर्पण कौन बताया, चाहे हम उत्तल दर्पण की डेफिनेशन दें चाहे अवतल दर्पण की डेफिनेशन दें, हमने बोल दिया गोली दर्पण, तो इसका मतलब हो गया चाहे उत्तल की हो चाहे अवतल की हो, दोनों बातें कैसी हैं, सेम। देखना सबसे पहली बात हम देखें गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी सबसे पहले हम देखें वक्रता केंद्र। यानी जो हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, क्या होता है वक्रता केंद्र, समझना है। जैसे हमने जो गोले से, गोली दर्पण कहां से काटा था, याद करो, गोली दर्पण हमारा कहां से काटा गया भाग था, गोली दर्पण हमारा कहां से काटा गया भाग था, गोले से काटा गया भाग था। और गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो जो गोले का केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, यानी उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण का भाग है वह गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। उस गोले के केंद्र को, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण का भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। सीधी सी बात, आसान भाषा में समझो, जो गोले का केंद्र होगा सेम सी बात है, वही वक्रता केंद्र होगा। आगे हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या, बिल्कुल डेफिनेशन वही देना है, वक्रता त्रिज्या। आगे हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होता है समझना है। जो हमने गोले से दर्पण काटा था तो गोले का केंद्र होगा और गोले के केंद्र से, समझना, गोले के केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी वो वक्रता त्रिज्या होती है ना। केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है।
और जो गोले की त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बात समझना, जो गोले की त्रिज्या होती है वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समझे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण का भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात वही है, जो गोले की त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। आगे हम डेफिनेशन देखने वाले ध्रुव। क्या देखने वाले? ध्रुव। जैसे तुमने देखा, हम चित्र में भी देख लें, जैसे गोली दर्पण निकाल लें, जैसे ये गोली दर्पण है। हमने बोला कि जो ये हमारे गोले से काटा गया भाग है, वक्रता केंद्र, जो गोले का केंद्र है, जो गोले का केंद्र है यानी ये केंद्र, यही केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या देखी, गोले की त्रिज्या ये वाली, उस गोले की त्रिज्या ये कहलाती वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती? वक्रता त्रिज्या। आगे हम देखने वाले ध्रुव। क्या देखने वाले? ध्रुव। देखो ये दर्पण का क्या है? परावर्तक तल। ये दर्पण का क्या है? परावर्तक तल। और ये परावर्तक तल के बीचों बीच वाला पॉइंट है, समझना। ये दर्पण का परावर्तक तल है, ये दर्पण का कौन तल है? परावर्तक तल है। और ये दर्पण का परावर्तक तल, और परावर्तक तल का ये बीच वाला बिंदु। तो हम बोल रहे हैं ये मध्य बिंदु है, बोल सकते हैं ना, ये हम क्या बोल सकते हैं? मध्य बिंदु। तो परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु है और यही कहलाता ध्रुव। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। डेफिनेशन लिख भी लेंगे ध्रुव की। ध्रुव की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ध्रुव की डेफिनेशन लिखेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो वहां पर हमने ध्रुव पी लिखा था, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आगे देखते हैं दर्पण की डेफिनेशन। हमने क्या देखा? वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख ली, ध्रुव देख लिया। आगे देखते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव देख लिया। अब देखने वाले मुख्य अक्ष। क्या देखने वाले हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। यानी अब हम देखने वाले हैं मुख्य अक्ष। समझना ध्यान से, मुख्य अक्ष क्या होता है? याद है हमने अभी दर्पण बनाया, यही बना लेते हैं। अभी हमने दर्पण बनाया, यहाँ कोई एक हम दर्पण बना लेते हैं, समझना। यहाँ एक हमने दर्पण बना लिया, बताना ये दर्पण कौन है, बताना ये दर्पण कौन है, बताओ ये उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? बोलो, ये दर्पण उत्तल है या अवतल दर्पण है? कौन दर्पण है? हाँ, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? कौन दर्पण है? उत्तल या अवतल? उत्तल दर्पण है। कौन है? उत्तल दर्पण। गलत आंसर दे रहे। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। अब ये उत्तल दर्पण हो गया, क्योंकि हमने उत्तल दर्पण में तुम्हें बताया कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन और दबी हुई सतह पर कलई हो, उत्तल दर्पण कहता है। देखना, हमने बताया कि उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण का भाग वक्रता केंद्र, उस गोले की त्रिज्या जिसका की दर्पण का एक भाग वक्रता त्रिज्या। अब हम देखने ध्रुव हमने देख लिया, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं मुख्य अक्ष। क्या देखने वाले? मुख्य अक्ष। तो समझना ध्यान से, ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसको ये एक रेखा मिला रही है रेखा। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा है, यही कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। समझना ध्यान से, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। आगे देखते, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक क्या होता है? देखना ध्यान से, ये हमारा परावर्तक तल है ना, परावर्तक तल। अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचते तो ये परावर्तक तल का व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास।
तो अगर हम देखें परावर्तक तल का जो ये व्यास है, यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देखने वाले मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझना है, इसकी एक हम तुम्हें आसान डेफिनेशन बताएंगे। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष की डेफिनेशन देखना। मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से या तो वास्तव में मिलती हैं या फिर प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। या तो ये डेफिनेशन आप लिख लोगे, या फिर हम बिल्कुल आसान डेफिनेशन तुम्हें बताते हैं, सुनना ध्यान से, हम लिख के बताते हैं। कहाँ है फोकस? ये है मुख्य फोकस। ये दर्पण का क्या है? ध्रुव। ये क्या है? वक्रता केंद्र। सुनना ध्यान से एक एक बात। ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट। कहाँ है? बीचों बीच। तो डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या करके लिख लेना, अथवा या करके, ठीक है। ये डेफिनेशन आसान है, तो ये ना अगर आप लिखना तो आप ये वाली लिख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। मुख्य फोकस देख लिया, डेफिनेशन सबसे पहले हमने वक्रता केंद्र देखा, वक्रता त्रिज्या देखी, ध्रुव देखा, मुख्य अक्ष देखा, द्वारक देखा, मुख्य फोकस देखा। आगे देखो, हम देखने वाले हैं कि फोकस दूरी। देखना ध्यान से, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी दर्पण का जो ध्रुव है ये P, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है यही कहलाती है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यही डेफिनेशन लिखी होगी। दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है? फोकस दूरी। अब हम देखने वाले हैं कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देखना जैसे हम देखें कि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कैसा हो? छोटा। द्वारक छोटा, तो फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल आसान भाषा में देखना, यानी फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल आसान रिलेशन है, F बराबर R/2। बहुत पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। यदि आपको वक्रता त्रिज्या दी जाए तो फोकल दूरी पूछ ली जाए, जैसे आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर कितनी होगी? 10, आधी होगी। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी कितनी होगी? आधी, यानी 10। दूसरा आंसर आपको कमेंट में देना है कि अगर किसी दर्पण की इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में देना है कि अगर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, कितनी है? वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी कितनी होगी? अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकल दूरी कितनी? हाँ, निकला आंसर, लेकिन आपको कमेंट में आंसर देना है। आपको कमेंट में आंसर देना है कि दर्पण की फोकल दूरी कितनी होगी।
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़िया से नोट्स बना के अपने पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर चलते चलें। जय हिंद।